जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं वक्फ बोर्ड क्या है और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या परिवर्तन करने जा रही है और किस तरीके का संशोधन इसमें शामिल है। उससे पहले आप सभी प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस सेशन में आज हम समझते हैं क्या है वक्फ बोर्ड और क्या है उसकी असीमित शक्तियां जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा रखी है। तो आइए समझते हैं विस्तार से इस सेशन में वक्फ बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत अल्लाह के नाम पर या इस्लाम के नाम पर दान की गई सभी संपत्तियां आती हैं। यानी कि जो भी संपत्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर दान की गई है, वक्फ बोर्ड उसकी देखभाल करता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो ये है कि इसकी संख्या पूरे भारत में टोटल 33 है, यानी कि 32 स्टेट लेवल के और एक सेंट्रल लेवल का वक्फ बोर्ड है। 2013 में 1995 के मूल में कुछ बदलाव किया गया और बदलाव करके इसको अधिक असीमित शक्तियां दे दी गई और इन शक्तियों के कारण इसने बहुत सारे नाजायज या इलीगल प्रॉपर्टी को जब्त किया है। अब उसी के पर को, ये जो पर इसके इतने बड़े फड़फड़ा रहे थे, उस पर को काटने के लिए मोदी सरकार ने अब एक नया विधेयक पेश किया है 5 अगस्त को। क्या है उसके अंतर्गत, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले समझते हैं कुछ और विस्तार से। तो अब इसमें क्या होगा कि संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल लाया गया है। इसके अंतर्गत ये होगा कि जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, यानी कि इसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जैसे कोई कब्रिस्तान है, एक कब्रिस्तान बनाई गई, तो उस कब्रिस्तान के आसपास जितनी भी जमीनें हैं, उन जमीनों को अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि वह उसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेनी चाहिए, तो वह संपत्ति किसी की भी हो, वक्फ बोर्ड उसको अपने अधिकार में कर लेता था और उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। अगर वह इसके लिए न्याय की आवाज लगाता है, न्याय की गुहार करता है, तो उसे वक्फ बोर्ड में ही अपनी आवाज उठानी होगी और वहां यदि वह फैसला उसके खिलाफ जाता है तो वह ट्रिब्यूनल, वह वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ने भी उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वह संपत्ति उस व्यक्ति की है, तो वह ना तो हाई कोर्ट जा सकता है ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि वक्फ बोर्ड को इस बात को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने लीगल या इलीगल जमीनें हड़पी हैं, बल्कि जिस व्यक्ति की संपत्ति वक्फ बोर्ड ने ले ली है, उस व्यक्ति को यह बात साबित करना पड़ेगा कि उस संपत्ति पर उस व्यक्ति की ही दावेदारी है और वक्फ बोर्ड ने उसको इलीगल लिया है। और वक्फ बोर्ड को इसके लिए किसी तरीके के कोई कागजात, कोई पेपर दिखाने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी मनमानी वक्फ बोर्ड की तानाशाही जो किसी इसका पूरा बात 40 संशोधन पर चर्चा की गई है संसद में। 40 संशोधनों पर चर्चा करने के बाद इस बिल पर मंजूरी की मोहर लगी है। अब ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, ये बनाया गया था, तो ये वक्फ बोर्ड, सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो गठन हुआ था या 1951 में किया गया था और गठन करने के पीछे का जो कारण था, वह कारण यह था कि जो मुस्लिम समाज है उनकी जमीनों पर नियंत्रण रखा जाए, बेवजह जमीनों को इस्तेमाल या गैर कानूनी तरीके से उनको बेचने पर रोक लगाई जाए, इसलिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 1995 एक्ट में जब परिवर्तन किया गया, पहली बात तो ये कि
जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने नई नई कड़ियां इसमें जोड़ते हुए बहुत हद तक शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान की। और बाद में 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब 1995 एक्ट में संशोधन किया गया और उसके बाद असीमित शक्तियां इसको प्रदान कर दी गई। अब असीमित शक्तियां इसको मिलने के बाद यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड के खिलाफ ना तो किसी हाई कोर्ट में जा सकता है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति का दावा कर सकता है और इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को यह बात पेश करनी होगी, यानी साबित करनी होगी कि उस जमीन पर, उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि उसकी खुद की दावेदारी है। यानी वक्फ बोर्ड को इस बात को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वह व्यक्ति इस बात को प्रूव करेगा जिसकी लैंड वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है। तो इस प्रकार की, जिसको हम तानाशाही व्यवस्था कर सकते हैं या करप्शन की पराकाष्ठा से भी बढ़ करके एक नया स्वरूप कह सकते हैं इस्लामिक व्यवस्था के अंदर, जिसने बहुत सारी संपत्तियां इलीगली अपने कब्जे में कर रखी हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अब इस समय जो संपत्ति है पूरे भारत में वह 8.7 लाख से भी अधिक, यानी कि लगभग 4.9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी संपत्ति होती है जिसको वक्फ बोर्ड ने बैठे बिठाए मनमाने तरीके से हड़प रखा है। यह पूरी तरीके से नाजायज है, गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन विधेयक ने, भारतीय संविधान ने उसको इस तरीके की गैर कानूनी शक्तियां प्रदान की जिसकी वजह से वह काफी हद तक मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी सरकार ने एक नए योजना के तहत, यानी कि संविधान में संशोधन करके और यह प्रस्ताव लाने की बात कही है कि अनिवार्य रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, होनी चाहिए या नहीं। और अंतिम बात ये कि जो वक्फ बोर्ड है इसका अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है और इसमें या किसी भी के लोगों को बनाया जाता है, लेकिन विशेष इसमें यह व्यवस्था गई है कि इसमें अल्पसंख्यक व्यक्ति को ही किया जाता है। तो फिलहाल तो इस तरह और कितना है बोर्ड कहते हैं कि फैसला मोदी वाले ने या आपके है विश्लेषक का विचार आप, तो हमें अपने विचार के जरिए हम तक पहुंचाएं और बताएं इस सेशन का प्रश्न करते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड के ऊपर अब चाहिए या नहीं, वास्तव में हकीकत क्या है। तो फिलहाल दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।